अक्सर आप लोग देखते होंगे एक सवाल की खूब चर्चाएं होती रहती हैं कि आखिर कितने ब्रह्मांड हैं, यानी कि आखिर कितने यूनिवर्स हैं। इसके बारे में बात करते हैं, जानते हैं और समझते हैं। तो क्या आपने कभी यह कल्पना की कि किसी और समानांतर ब्रह्मांड में आप कोई रॉक स्टार या फिर अंतरिक्ष यात्री हो? मल्टीवर्स यानी कई ब्रह्मांडों की कल्पना ने लोगों के दो पहरी के सपनों से लेकर साइंस फिक्शन की कहानियों तक में जगह बनाई, लेकिन कुछ वैज्ञानिक भी इसे गंभीरता से लेते हैं। बस फर्क यह है कि यह मल्टीवर्स शायद वैसा नहीं है जैसा हॉलीवुड अक्सर दिखाता है, और असल में यह क्या या फिर कैसा हो सकता है, इस पर किसी की राय एक जैसी नहीं है। बारीकी से संतुलित यूनिवर्स और जिस ब्रह्मांड ब्रह्मांड में हम मौजूद हैं, निश्चित ही वह हमारे लिए एकदम फाइन ट्यून्ड यानी बेहद बारीकी से संतुलित लगता है। प्रोफेसर पॉल हेल्पर्न अमेरिका के सेंट जोसेफ यूनिवर्सिटी के भौतिक विज्ञानी हैं और द एलोर ऑफ द मल्टीवर्स किताब के लेखक हैं। वह कहते हैं कि उदाहरण के तौर पर अगर गुरुत्वाकर्षण थोड़ा भी कम या कमजोर होता तो हमारे तारे और ग्रह शायद बन ही नहीं पाते। दूसरी तरफ अगर गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा मजबूत होता तो यूनिवर्स शुरुआत से ही ढह जाता, और आप देखिए शुरुआत में ही ढह जाता। असल में प्रकृति में करीब 2 दर्जन मूलभूत स्थिरांक हैं और उनके सटीक मूल अंक ही हमारे भौतिकी के नियमों को चलने देते हैं। लेकिन ये आए कहां से? कुछ लोग कहते हैं कि ये किसी देवी रचनाकार यानी ईश्वर की देन है और जिसने हमारे ब्रह्मांड को बेहद सटीकता से तैयार किया है। लेकिन दूसरे इसे मल्टीवर्स के जरिए समझाते हैं और मान लें कि यूनिवर्सों यानी कि ब्रह्मांडों की संख्या अनंत हो और हर ब्रह्मांड में ये स्थिरांक अलग अलग मूल्यों के साथ मौजूद हों, तो हम बस उस यूनिवर्स में मौजूद हैं जहां परिस्थितियां बुद्धिपूर्ण जीवन के लिए बिल्कुल सही है। और इतने खुश नसीब होने की संभावनाएं क्या है? कुछ लोग कहेंगे कि काफी ज्यादा, क्योंकि जिन तमाम निर्जीव ब्रह्मांडों में जीवन संभव नहीं होता है वहां हम मौजूद ही नहीं होते हैं कि यह सवाल पूछ सकें। इसे ही आप देखिए एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कहते हैं। भौतिक शास्त्री के ने यह समझाने के लिए कई तरह के काल्पनिक विचार सुझाए कि ये ब्रह्मांड कैसे बनते होंगे, ज्यादातर बेहद जटिल गणित के आधार पर। आइए बस उनमें से दो को देखते हैं। कई दुनिया का विचार। पहला विचार क्वांटम मैकेनिक्स से आता है, यानी इलेक्ट्रॉनों जैसे बेहद छोटे कणों की अजीब दुनिया से। जब हम इस सूक्ष्म दुनिया में जूम करते हैं तो क्वांटम भौतिक विज्ञानी बताते हैं कि किसी कण के गुण पहले से तय नहीं होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन ना यहाँ होता है और ना वहाँ, और इसके बजाय उसके किसी भी जगह होने की कुछ संभावनाएं निश्चित होती हैं, और यहाँ वहाँ या फिर किसी और संभावित स्थान पर। क्लासिकल थ्योरी कहती है कि जब कोई उस कण को देखने लगता है तो ये सारी संभावनाएं सिमटकर एक वास्तविक बन जाती हैं और इलेक्ट्रॉन एक तय स्थिति अपना लेता है। और आप देखते हैं कि और यह सब उसी ब्रह्मांड में होता है जिसे हम जानते हैं। यह समझना थोड़ा कठिन हो सकता है, लेकिन आज विज्ञान में क्वांटम मैकेनिक्स को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है। 1957 में ह्यूट एवरेट थर्ड नाम के एक ग्रेजुएट छात्र ने एक अलग विचार पेश किया और जिसे बाद में पेनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन कहा गया। और इसके अनुसार एक क्वांटम कण एक तय वास्तविकता ही नहीं अपनाता, इसके बजाय वह एक साथ सभी संभावित वास्तविकताओं में शाखाओं में बट जाता है और हर वास्तविकता अपने अपने अलग ब्रह्मांड में मौजूद होती है। हेल्पर्न बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति इस क्वांटम कण को देखता है और उस व्यक्ति का चेतन अस्तित्व भी बढ़ जाता है, एक संस्करण एक वास्तविक देखता है और उसके बाकी संस्करण बाकी वास्तविकताएं देखते हैं। वह जोर देते हैं कि वे समानांतर स्वरूप किसी फिल्म में दिखने वाली रोमांचक समानांतर जिंदगियों वाले नहीं होते हैं। हेल्पर्न कहते हैं कि कल्पना कीजिए कि आप एक फिल्म देखने जाते हैं और फिल्म किसी ऐसे व्यक्ति पर बनी है जो इलेक्ट्रॉन को 0 नैनोमीटर मार्ग पर देखने के बजाय 1 नैनोमीटर मार्ग पर देखता है। और ऐसे सूक्ष्म अंतर हॉलीवुड जैसी कहानी के लिए नहीं होते हैं, और इस मल्टीवर्स विचार के समर्थक भी हैं, लेकिन कई इसे नापसंद करते हैं जो कहते हैं कि इसे परखा ही नहीं जा सकता है। हम खुद को किसी दूसरे ब्रह्मांड में टेलीपोर्ट करके जांच तो नहीं कर सकते हैं, है ना? और दार्शनिक कार्ल पॉपर के मुताबिक अगर किसी सिद्धांत को गलत साबित नहीं किया जा सकता तो वह असली विज्ञान नहीं है। यह तर्क ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी में एस्ट्रोफिजिस्ट
प्रोफेसर ग्रेंट लुईस को परेशान नहीं करता है। वह कहते हैं कि शायद किसी दिन हम सचमुच किसी और ब्रह्मांड तक पहुंच भी सकें। लुईस दलील देते हैं कि किसी चीज को असंभव कहने का मतलब है कि आपके पास पूरी तस्वीर होनी चाहिए और हमारे पास अभी वह नहीं है। वह एक अलग तरह की आपत्ति का उल्लेख करते हैं और जिसे ऑकेम का रेजर कहा जाता है। वह कहते हैं कि आप चाहते हैं कि सबसे सरल समीकरण सबसे ज्यादा चीजें समझा दे। अपनी समस्या हल करने के लिए अनंत ब्रह्मांडों को बुला लेना सुनने में ऐसा नहीं लगता कि आप समस्या को सरल बना रहे हैं। अनंत विस्तार सिद्धांत, एक और मल्टीवर्स का विचार हमारे ब्रह्मांड के शुरुआती पलों पर केंद्रित है। मौजूदा प्रमुख सिद्धांतों के मुताबिक ब्रह्मांड ने एक सेकंड के बेहद छोटे हिस्से में बेहद तेजी से विस्तार किया है। हेल्पर्न बताते हैं कि एक खास तरह की ऊर्जा थी और जिसने इस अति तीव्र विस्तार को जन्म दिया। जैसे ही यह रुका, वह ऊर्जा पदार्थ और प्रकाश में बदल गई और जिसे हम आमतौर पर बिग बैंग के रूप में जानते हैं, और इसी ने वह ब्रह्मांड बनाया और जिसे हम आज हर तरफ देखते हैं। और यह पूरी तरह साफ नहीं है हमारे इस हिस्से में यह कॉस्मिक इन्फ्लेशन शुरू क्यों हुआ और रुका क्यों। और 1980 के दशक में कुछ भौतिकविदों ने सुझाव दिया कि यह विस्तार हर जगह एक साथ खत्म नहीं हुआ था, शायद यह हमारे हिस्से से आगे अब भी जारी है। और इस अनंत विस्तार सिद्धांत के एक संस्करण के अनुसार जहां जहां यह विस्तार रुकता है वहां का वह हिस्सा सिकुड़कर अपना अलग ब्रह्मांड बना लेता है और हर ब्रह्मांड अलग होगा। किसी में गुरुत्वाकर्षण बेहद शक्तिशाली होगा, जो किसी में बहुत हल्का। लुईस कहते हैं कि इनमें से ज्यादातर ब्रह्मांड पूरी तरह बंजर और निर्जीव होंगे, लेकिन कभी कभी कुछ ब्रह्मांड रहने योग्य भी बन जाते हैं। लेकिन ठीक क्वांटम मल्टीवर्स की तरह इन दूसरे ब्रह्मांडों से संपर्क करने की कोशिश बेहद मुश्किल लगती है, क्योंकि हमारे और उनके बीच की जगह लगातार फैलती ही जा रही है। सुरागों की तलाश, फिर भी मल्टीवर्स के समर्थक कहते हैं कि अगर दो ब्रह्मांड लगभग एक ही समय पर एक दूसरे के काफी करीब बने हों तो संभव है कि वे अलग होने से पहले थोड़ी देर के लिए टकरा गए हों। ब्रह्मांड विज्ञानी कॉस्मोलॉजिस्ट ऐसे टकराव के निशान कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड में ढूंढ रहे हैं। यह हमारे शुरुआती ब्रह्मांड की पहली रोशनी के अवशेष हैं। ये अब ठंडे होकर माइक्रोवेव विकिरण में बदल चुके हैं और जिन्हें हम दूरबीनों की मदद से पूरे यूनिवर्स में देख सकते हैं। हेल्पर्न के मुताबिक ऐसे निशान एक तरह के बुल्स आई या फिर टारगेट के आकार जैसे दिखते हैं। कुछ कॉस्मोलॉजिस्ट ने CMB में मौजूद अजीब सी विशेषताओं पर भी ध्यान दिया, जैसे कथित कोल्ड स्पॉट जो अपने आसपास के मुकाबले असामान्य रूप से ठंडा दिखाई देता है। कुछ का तर्क है कि यह हमारे यूनिवर्स पर किसी दूसरे यूनिवर्स के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव की वजह से हो सकता है। हेल्पर्न कहते हैं कि जहां तक मैं जानता हूं, जब भी किसी ने ऐसा दावा किया कि दूसरी टीमों ने सांख्यिकीय विश्लेषण करके कहा है, नहीं, यह दावा टिकता नहीं है, सिर्फ कुछ विचार। तो आप देखिए, अगर हम CBM में ऐसे निश्चित निशान मिल भी जाएं तो क्या वह दूसरे ब्रह्मांडों पर विश्वास करने के लिए काफी होगा, जबकि हमारे कभी सीधे उनसे सामना ना हो पाए। हेल्पर्न कहते हैं कि विज्ञान में कई ऐसी चीजें हैं जहां हम अप्रत्यक्ष सबूतों पर भरोसा करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम मानते हैं कि पृथ्वी का केंद्र लोहे और निकेल से बना है, जबकि हम कभी वहां तक गए नहीं है। असल में उन्हें दूसरे ब्रह्मांडों का विचार पसंद है। वह कहते हैं कि मौजूदा समय में जब तक कोई और बेहतर मॉडल नहीं मिल जाता, मैं खुद को अनंत विस्तार सिद्धांत का समर्थक मानूंगा। लुईस भी किसी न किसी रूप में मल्टीवर्स के अस्तित्व को मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वह कहते हैं कि इतने अलग अलग विचार मौजूद होने के बावजूद हम अभी इसे सही मायनों में परिभाषित करने से बहुत दूर हैं। और 2025 के एक पेपर में वह लिखते हैं कि मल्टीवर्स फिलहाल मुश्किल से एक परिकल्पना है, बस तरह तरह के विचारों और अटकलें। वह BBC से कहते हैं कि अगर हमें किसी पब में बैठकर मल्टीवर्स पर बहस करनी है तो पहला कदम होना चाहिए कि पहले यह तय कर लें कि आखिर हम बहस किस चीज़ के बारे में कर रहे हैं। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय आप लोग जरूर बता सकते हैं। धन्यवाद।